ओके स्टार्ट। चलिए जी। मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी साल तो कोविड था, सारा मैथ ऑनलाइन था। केवल ऑफलाइन क्लासेस आपकी लास्ट ईयर चली थी, फरवरी तक चली थी। उसके बाद में लगातार मैं मई जून जुलाई ये सब जो है ऑनलाइन था। शायद अगस्त के लास्ट में एग्जाम से कुछ दिन पहले ही ऑफलाइन शुरू हुआ। यही तो कहना चाह रहा हूँ, उसमें सिलेबस नहीं पूरा कर रहा। चलिए फिर ठीक है। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभ्युदय अलीगढ़ की नीट बायोलॉजी फैकल्टी में मैं आपका भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ। ओके फटाफट लेके चलते हैं। अभी क्या है, हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे थे लिविंग वर्ड। अच्छा, एक जरूरी चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, प्लीज नो टॉकिंग। आपका जो एनसीईआरटी है उसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में एक साइंटिस्ट से शुरुआत की गई। कोई वैज्ञानिक है, उसने जो भी काम किया है उस फील्ड में, फिजियोलॉजी है तो फिजियोलॉजी से रिलेटेड, इससे पहले लिविंग वर्ड वाला है तो उसमें शायद एडवर्ड मायर का लिया हुआ है, ठीक है ना। तो हर एक से साथ में कोई साइंटिस्ट दिया हुआ है, लेकिन फालतू में नहीं है कि हमने उसको जो है जबरदस्ती कर दिया। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी से रिलेटेड हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, हालांकि हमारे यहाँ साइंस में ये चीज़ नहीं मायने रखती कि कहाँ पैदा हुए या पिताजी क्या करते थे, माताजी क्या करते थे। हमें तो मतलब है कि साइंस के फील्ड में यानी पर्टिकुलरली उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया। बात क्लियर है ना। कुछ इंडियन वर्कर्स भी हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन आपका शुरू होगा तो प्रोफेसर पी माहेश्वरी जी बता रहे थे आप लोग, पंचानन माहेश्वरी, उनके साथ में दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी जो ये वाली यूनिट है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप फटाफट चाहे तो नोट कर लीजिएगा जिससे कि थोड़ा जल्दी हो जाए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ, मैं कोशिश करूंगा इसको और बोल्ड करने की जितना हो पाएगा। So here you have to start with the Edward Meyer. Okay, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, बस उनको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। I'm sorry, Ernest Meyer. It is Ernest Meyer. कुछ मेजर चीज है, जैसे कि ही बिलोंग्स टू द जर्मनी बेस्ड साइंटिस्ट थे। इनका जो मेजर वर्क है, इसके लिए आपने एक कोड लिया, यस, हॉस्टल। तो हॉस्टल से इनका जो फील्ड है ये पूछा जाता है कि विच फील्ड इज नॉट रिलेटेड विद द अर्नेस्ट मायर। तो कौन कौन से हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं, इनको हम लोग 6 मेजर पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इट इज history of biology, yes, then ornithology जानते हैं आप लोग क्या? yes, study of birds। चलिए, ornithology जो है it is the study of birds। और यहाँ पर दो लोगों ने याद रखना है, मैं स्पेशली इसको फोकस कर रहा हूं आपके साथ में। इंडिया से भी वर्ल्ड फेम ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए हैं, एंड हिज गुड नेम प्रोफेसर सलीम अली। यस, ओके। और अच्छी बात है, इनिशियली ही बिलोंग्स टू एएमयू, ठीक है ना। एएमयू से या अपना एएमयू जो है यहां से थे। इसके बाद में इन्होंने जो है, इनके साथ में है बॉम्बे म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ओके, ये इन्होंने फाउंडेड अप किया, ठीक है ना। तो ये 3 चीज जरूरी है। इंडिया से जो इंडिया बेस्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं उसमें प्रोफेसर सलीम अली है, जिनको फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा इनसे रिलेटेड जो है बॉम्बे म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री है, ओके, जिसके फाउंडर भी कौन थे? डॉक्टर सलीम अली थे। खैर, वापस लौट के आते हैं। तो इनका जो फील्ड था, मेरे बोला हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी, देयर आफ्टर ऑर्निथोलॉजी, देन फॉर एस इट इज सिस्टमैटिक्स
फॉर टैक्सोनॉमी, यस। इसके बाद में लेके चलते हैं ई फॉर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यस। एंड एट लास्ट ओके इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, इट इज हॉस्टेज जेड एंड जेड पर जियोग्राफी, क्लियर। तो ये 5 मेजर फील्ड है जो अर्नेस्ट मायर से रिलेटेड है। इसको पूरा बोलते हैं, जो मैं बोला तो ये आपको हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, इट इज हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। चलिए इसके अलावा इनका जो टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेट 80 इयर्स ऑफ द वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इसीलिए सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड रहा, इसीलिए उनको लेके चलते हैं। इसके अलावा आप इसमें लेके चलेंगे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द स्पीशीज, फटाफट नोट करें, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज which means current definition of biology, current definition of species, biological concept। अब आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द स्पीशीज, इसमें से एक कंसेप्ट आता है ओके मैं लिख देता हूं, बायोलॉजिकल concept of species, okay, yes। यस को हम लोग कहते हैं कि करंट डेफिनेशन ऑफ द स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर, पॉइंट में लिखते चले जाइए आप। नेक्स्ट नोट करें, इनसे रिलेटेड 3 इंपोर्टेंट प्राइजेस हैं जो इनको मिले, पुरस्कार हैं जो इनको प्रदान किए गए, यस। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, ट्रिपल क्राउन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन इन बायोलॉजी। मतलब क्या है, ये इनसे रिलेटेड अवार्ड्स हैं, ओके, ये प्राइजेस हैं जो उनको मिले थे, जिसमें आप नोट कर लीजिएगा। इसका एक कोड बनाया हमने, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं इसके लिए, जो हम लोग कोड वर्ड बना करके चलते हैं। चलिए कुछ भी कहिएगा, हमें मतलब है, जैसे हमने इसका फार्मूला बना लिया ना आपका हॉस्टेज, तो थोड़ा सा आसान रहेगा कि हाँ कौन कौन से फील्ड इनसे रिलेटेड रहे होंगे, एक बार याद हो जाएंगे। हाँ ट्रिक्स कहते हो या कुछ एक टर्म आती है इसके लिए, चलिए बताएंगे बाद में। हम यहाँ बात कर रहे थे, इट इज CBI, ओके। कौन कौन से हैं फटाफट नोट कर लीजिए, इट इज क्रैफर्ड प्राइज, ठीक है, क्रैफर्ड CRAFFORD, क्रैफर्ड प्राइज 1999। उसके बाद दूसरा लिखे बेल्जोन प्राइज, BALZON, बेल्जोन प्राइज, इट वाज इन 1983। एंड एट लास्ट 1994 it was International Prize for Biology, International Prize for Biology। तो ये 3 हैं जिनको हम लोग नॉर्मल वे में ट्रिपल क्राउन कह देते हैं। और इसका जो चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो टैक्सान थे वो आपको नॉर्मली याद होंगे, इसके लिए कोई खास ऐसी जरूरत नहीं बनाने की, फटाफट लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आई थी, हर्बेरियम का साइज मैंने आपको नोट कराया था कल, कितना बताया था, हर्बेरियम शीट जो होती है उसका साइज 41 × 29 सेंटीमीटर, ओके। और बाकी इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 16/12 के आसपास आ जाएगा, 16/12 के आसपास इंचेस, ओके। इससे मिलता जुलता जो आंसर होगा उसको हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
कुछ और पॉइंट्स हैं? Yes, there are few books which are related with the Carolus Linnaeus. Write it down. कुछ बुक्स हैं जो कैरोलस लिनियस से रिलेटेड हैं, आप उनको लिख लीजिए। इनको एक सीक्वेंस में लेकर चलिए। एक आती है अपनी फिलोसफिका बोटेनिका, फिलोसफिका बोटेनिका। अब ये क्या है, इन बुक्स के आपको ना 3-4 बुक्स के नाम एडिशन भी याद रखने पड़ेंगे। 1751 जिसमें इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर लेके चले थे। प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इन फिलोसफिका बोटेनिका ऑफ नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट लेके चलिए। अब पर्टिकुलरली प्लांट का क्लास जो था नोमेनक्लेचर लीजिए। इट वाज स्पीशीज प्लांटेरम और बहुत इंपॉर्टेंट 1753 दूसरी बुक का नाम है स्पीशीज प्लांटेरम विच पब्लिश इन 1753 एंड इट हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ 5900 प्लांट स्पीशीज। इसके अंदर 5900 प्लांट स्पीशीज का वर्णन किया गया था। तो सीधी बात है, इसमें नोमेनक्लेचर किसका दिया होगा? प्लांट्स का दिया होगा। इसी तरह एनिमल्स के लिए जो थी इट वाज सिस्टेमा नेचुरी। नेक्स्ट हो गया तीसरा सिस्टेमा नेचुरी। इट वाज इन 1758। सिस्टेमा नेचुरी 1758 जिसके अंदर क्या होता, एनिमल्स का क्लास नोमेनक्लेचर दिया था। लिख लें, नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स एंड इट हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ 4326 एनिमल स्पीशीज। 4326 एनिमल स्पीशीज का विवरण इसके अंदर दिया गया था। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स है। बाकी फ्लोरा लेपोनिका वगैरह कोई नहीं पूछता है, ठीक है। दो टर्म्स थी जिसमें से एक मैंने बताया था लेमार्क ने जो टर्म दी थी फाइलोजेनी, जिसे हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं फाइलोजेनी को। एक और टर्म आती है दैट इज ऑन्टोजेनी। यस, तो आप ऐसे लिख चलिए ऑन्टोजेनी एंड फाइलोजेनी। यस, तो फाइलोजेनी ऑन्टोजेनी जो थी इट इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस, जबकि फाइलोजेनी जो थी इट वाज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द स्पीशीज। द टर्म फाइलोजेनी वाज गिवन बाय लेमार्क, पूछा जाता है। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। मैं ये सारे पॉइंट ऐसे लेकर के आऊँ जो कॉमनली आपका जो मटेरियल रहता है उसके अंदर नॉर्मली नहीं होते। बाकी तो कॉमन सी चीज आप 12th की बुक्स पढ़ेंगे उसके अंदर भी मिल जाएंगे आपको। 12th होता है 11th-12th की बुक्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट करें टैक्सोनॉमी। एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, तो मैं आपको कल बताया था कि इनिशियली लीनियस प्रपोज 5 कैटेगरीज। फटाफट लिखें, इनिशियली लीनियस प्रपोज 5 कैटेगरीज as class, order, genus, species and variety.
क्लास, ऑर्डर, जीनियस, स्पेशीज एंड वैरायटी। ओके, नेक्स्ट हमें लिखें विच लेटर बिकेम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। 7 कैटेगरीज जो होंगी उसमें आपका वहीं से शुरू हो जाएगा। एज किंगडम, लिखिए फटाफट, किंगडम, फाइलम, फिर आगे वही क्लास, ऑर्डर, फैमिली। आप अंडरलाइन जरूर कर दीजिए जो नई इंट्रोड्यूस की गई है। फैमिली, जीनस एंड स्पेशीज। तो इसके अंदर आप क्या करें, किंगडम और फाइलम को अंडरलाइन कर दें और तीसरा फैमिली को। यानी ये 3 कैटेगरी ऐसी थी जो लीनियस ने प्रपोज नहीं की थी। मैंने आपको बताया किंगडम, फाइलम और फैमिली, इन तीनों को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। These 3 taxonomic categories were not proposed by the Linnaeus. ओके, चलिए बाकी अंडरस्टूड है। लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होगी, स्पेशीज होगी, और हाईएस्ट कैटेगरी क्या होगी, किंगडम होगी। इंपॉर्टेंट चीज लीजिए, आपने जो हम लोग बात कर रहे थे ये टर्म्स हैं। पूछा जाता है कि द टर्म फाइलम या टर्म क्लास वाज प्रपोज्ड बाय whom। इनको हम लोग कैटेगरी में ले लेते हैं, फटाफट नोट करें। इंट्रो लिखें, इंट्रोड्यूसर्स ऑफ द टैक्सॉन्स। किसने कौन सा टैक्सॉन का नाम प्रपोज किया या इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूसर्स ऑफ टैक्सॉन्स। इसमें लीजिए सबसे पहले एक्लर। इसमें हमें लेके चलना है, एक्लर है और एक लीनियस है। तो लीनियस की आपको बताई थी 5 कैटेगरी, ठीक है ना, उन्हीं में से होगा। एक्लर का नोट करें, डिवीजन जो है इट वाज डिवीजन, और मालूम आपको इक्विवेलेंट होता है किसके, फाइलम के इक्विवेलेंट होता है। लीनियस के साथ में नोट कीजिए क्लास, ऑर्डर एंड किंगडम, ये तीनों टर्म जो थी वो किसने प्रपोज की, लीनियस ने। ले फटाफट, इट इज किंगडम, क्लास और ऑर्डर। यस, इसके बाद में लीजिए जॉन रे। हाँ, स्पीशीज तो है, इसके अलावा फटाफट लें जॉन रे, इट इज स्पीशीज। उसके अलावा फैमिली, फैमिली, ट्राइब एंड स्पीशीज। स्पीशीज, ट्राइब एंड फैमिली। यस, नेक्स्ट नोट करें, अर्नेस्ट। देखिए अर्नेस्ट हिकल, बहुत पूछा जाता है। अर्नेस्ट हिकल, फाइलम। ओके, कुछ बुक्स में कंफ्यूजन रहता है, वो आपको दे देता है कुवियार, दे देता है CUVIER। ओके, बट रिमेंबर जो फाइलम टर्म थी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्नेस्ट हिकल। एक और नोट कर लें, जीनस। It is Thornford proposed genus। तो जीनस हो गया फाइलम या डिवीजन, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज, फैमिली और ट्राइब नहीं आया है। ओके, तो ये मेजर टर्म्स हैं जो अक्सर आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं। चलिए और कोई खास चीज इसमें नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन था, लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था
वो आपको मालूम है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। टू किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज्ड बाय द लिनियस, इट वाज बेस्ड ऑन 5 मेजर कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, लिखिए फटाफट। हाँ बोलो, यस लिखिए। टू किंगडम सिस्टम as proposed by Linnaeus was based on 5 major characters. इसके लिए हम लोग चाहे तो अलग से नोट कर लें, CCLRM। इस तरह के छोटे छोटे कोड आप बनाते रहिएगा। न्यूमेरिक्स बोलते हैं इनको, ओके, इनको न्यूमेरिक्स बोल देते हैं। अपना जो अपना कोड वर्ड बना लें या फिर आप लोग बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बना लें, कुछ भी कीजिए। इसमें नोट करें तो फर्स्ट थिंग इज सेल वॉल, फटाफट लिखें, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, पॉइंट्स में लिखते हैं ना। ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा सर, हम लिख लीजिएगा एनिमल्स विदाउट सेल वॉल और प्लांट्स जो थे उनके अंदर सेल वॉल होगी। दूसरा नोट करें, इट वाज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब देखिए इसमें गलतियां हो सकती हैं, डेफिनेटली जब इसमें गलतियां थी जब तो अगला सिस्टम निकल करके आएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली किससे मिलती है, आपने नाम सुना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे इन्होंने बताया जो प्रोकैरियोट्स हैं, सॉरी क्या नाम उसका, प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं पंप इन लीकिंग शिप। ऐसे है ना, मतलब एक जहाज है उसके अंदर छेद हो गए बहुत सारे और वहां पर आपने एक पंप लगाई हुई है। कभी सस्ते में जाना तो जैसे आपको, अब तो शायद अच्छा एडवांसमेंट हो गया, पहले बोट होती थी ना, तो गांव के गरीब लोग होते थे वही बोट लगातार इस्तेमाल करते रहते, उसमें जगह जगह से छेद हो जाते थे, पानी भरता रहता था। तो एक काम आदमी का जो था वो नाव को चलाने का था और दूसरे काम था अंदर पानी जाकर उसको निकाल निकाल के बाहर फेंकते रहने का। ठीक है ना, ओके। तो खैर समझ इसको, पंप के अंदर लीकिंग शिप, इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है ना, बेसिकली अभी जैसे आपने बताया कि जैसे पैरामीशियम में बहुत प्रोमिनेंट होती है। अगर हम लोग बात करें अबाउट द पैरामीशियम, तो हियर देयर विल बी 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ओके। एक डायस्टोल में होगी तो दूसरी वाली हमेशा क्या होती है, सिस्टोल में होती है। बॉडी के अंदर जो पानी है, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ऑस्मोसिस मतलब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक कंडीशन से हाइपरटोनिक की तरफ मूवमेंट करता रहता है, यानी जहां पर साल्ट या शुगर का बैलेंस ज्यादा रहेगा वहां से लो बैलेंस की तरफ से मूवमेंट करना शुरू कर देगा। क्लियर है ना, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ क्या रहेगा, अंदर चल जाएगा, नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको एंडोस्मोसिस बोलते हैं ना, ओके। अल्टीमेटली अंदर जो पानी एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, तो फट जाएगा इसकी बॉडी में ज्यादा पानी होने की वजह से। तो क्या है, इसके थ्रू जो है पानी को ये बाहर फेंकता रहता है। इसके अलावा इसमें दूसरा काम है इसका ऑस्मो रेगुलेशन का। ऑस्मो रेगुलेशन मीन साल्ट को मेंटेन करके रखना। ऐसा ना हो उसके अपने जो साल्ट है, जरूरी साल्ट है, उनको बाहर फेंक दें। ऐसी किडनी के लिए आता है हमारा, एक्सक्रीशन तो करेगी लेकिन साथ साथ क्या करेगी, ऑस्मो रेगुलेशन लेकर के चलेगी, साल्ट का एक बैलेंस बना करके रखेगी, ओके। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। इफ वी कैप अमीबा, जैसे वो कहता है कि मान लीजिए अमीबा है और इसको हमने 3 कंडीशन पर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। आपने एक फ्रेश वाटर अमीबा है और उसको रख दिया सैलाइन वाटर में, मतलब या मान लीजिएगा मैराइन वाटर बात की, समुद्री पानी में, क्या होगा, कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल पे क्या फर्क पड़ेगा। अमीबा नॉर्मली फ्रेश वाटर है और आपने उसको रखा है कहाँ पर, मैराइन वाटर में। अब मैराइन वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर पानी जाएगा कि लॉस होगा, ऑब्वियसली लॉस होगा। इसीलिए उसकी अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए होंगे, इट्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विल वर्क स्लोअर, धीमे धीमे काम करेगी, अंदर का पानी को बचाना है इसमें, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन लेकर के चलता है, आपने इसको रख दिया डिस्टिल वाटर में। डिस्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, यस हाँ, मान लीजिएगा इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम रही हो, ऐसी है ना, मतलब हाइड्रोजन, हाँ बोलो,
मतलब साल्ट की कंसंट्रेशन से जितने हाइड्रोजन आयन है उतने हाइड्रोक्साइड आयन हो, सीधी सी बात है, साल्ट बैलेंस प्रॉपर रहे। ओके, उस कंडीशन में क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि इसकी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा घुसेगा तो क्या होगा, दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम विल वर्क फास्टर। ठीक है ना, ऐसे करके पूछा था इसको आइसोटोनिक, मतलब ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी लेके चलिएगा। ये जो है अल्टीमेटली क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे है ना, और ये क्या है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ओके, अगर हम इसको सेम में रखते हैं यानी आइसोटोनिक कंडीशन में रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, जो अंदर की कंसंट्रेशन है कोई बाहर की कंसंट्रेशन, ऐसे ही है ना। ओके, वही आपके साथ में होता है। अगर आप लोग जैसे कभी निकलते हैं, यमुना की जो बेल्ट है अपनी, मतलब बेल्ट मतलब उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पानी जो है बहुत ज्यादा खारी रहता है, गलती से भी अगर आप उसको पी लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बन जाते हैं, उल्टी उल्टी लग जाएंगी और बॉडी के अंदर फिर क्या होगा, फिर उल्टा आपको जो है ब्लड के अंदर से सलाइन चलाया जाएगा। ठीक, तो कारण उसका यही रहता है, जब ज्यादा साल्ट एक साथ पानी के साथ में ले लेंगे तो क्या वो बॉडी का पानी को उल्टा खींच लेगा अंदर की तरफ। ठीक है, वही समस्या कहाँ रहती है, मैराइन कंडीशंस में रहती है। अब आप सोचिएगा, चेन्नई एक सिटी है, आपको मालूम है मेट्रो सिटी है इंडिया का, वहां पर सबसे ज्यादा क्राइसिस जो है पानी की है। मैं कई बार वहां पर गया अपने किसी काम से, अल्टीमेटली वहां पर आपको अक्सर लोग घूमते रहेंगे पानी के लिए, बड़े बड़े घड़े लेकर के। सोचो इनके पास समुद्र है इतना बड़ा, फिर भी पानी के लिए परेशान है, क्योंकि दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। उसे वो लोग पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहाने धोने में नहीं कर सकते। पास में है ना, होटल के चार्जेस बहुत महंगे हैं, कारण क्या है, क्योंकि वो नहाने के लिए आपको अच्छा वाला पानी देंगे। अदरवाइज वहाँ के पानी में आप नहा लोगे जो सीधा सप्लाई आ रहा है उसमें, तो क्या रहेगा, उसमें साल्ट बहुत ज्यादा होगा, उसमें ना तो आप नहा पाएंगे, ना ही आप सर धो पाएंगे, शैम्पू वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ा है ना आपने, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर इस। ठीक, क्या छोड़िए उसको। तो मैं आपको बताया 2 पॉइंट, एक तो सेल वॉल के नेचर के बारे में, दूसरा बताया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में, जो एनिमल्स में नॉर्मली होनी चाहिए एज पर द लिनियस। हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो केवल उसमें होती है यूनिसेलुलर में, बाकी मल्टीसेलुलर में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलती, लेकिन लिनियस ने माना कि हाँ अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो एनिमल है, अगर नहीं है तो वो प्लांट है। तीसरा करेक्टर लीजिए, मैं बोला था आपको CCL, तो L तीसरा वाला करेक्टर लीजिए, इट इज लोकोमोशन। इट वाज लोकोमोशन, मूवमेंट। ऑब्वियसली एनिमल्स हैं, लोकोमोशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यस, अच्छा एक चीज और याद रखना, जो सेडेंटरी एनिमल्स हैं लीनियस के टाइम तक ये मान के चलते थे जो आपके स्पंज हैं, ये आप बात करें सिलेंट्रेट्स वगैरह हैं, नॉर्मली क्योंकि वो जगह फिक्स है, वो कहते थे प्लांट्स एनिमल है ही नहीं। इस कैरेक्टर के बेस पर उनको क्या मानते थे, प्लांट्स मानते थे। ओके, बाद में एक साइंटिस्ट हुए एलिस, उन्होंने इसकी एनिमल नेचर को डिस्कवर किया, जब इसके सेल के लेवल पर स्टडी किया, भाई इसकी सेल में तो सेल वॉल है नहीं। माइक्रोस्कोप जब इजाद हो गया, डेवलप हो गया, उसके बाद में देखा कि ये वास्तव में तो एनिमल्स हैं, देखने में लग रहे हैं प्लांट जैसे। ओके, अच्छा, तो तीसरा कैरेक्टर जो था दैट वाज लोकोमोशन। नेक्स्ट लीजिएगा, इट इज रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। फोर्थ वन, इट इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलस मालूम है ना, एनी चेंज इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सीरीज बात यहाँ पर आप देखिए, लीनियस के टाइम पे कुछ भी कहते रहिए, लेकिन उसका मानना ये था, क्योंकि कई एग्जांपल्स उनके सामने आए, प्लांट्स हैं जैसे मिमोसा कोडिका, बोलते हैं इसको, लाजवंती, टच मी नॉट। यस, तो टच मी नॉट जो है भाई उसमें तो सेंसेशन बहुत तेज है, तो उसने कहा नहीं, एनिमल्स में ज्यादा फास्ट होती है जो रेस्पॉन्स है स्टिमुलस के लिए, प्लांट्स में कंपेरेटिवली या तो होता ही नहीं है, अगर हुआ तो बहुत स्लो होगा। और क्लियर, एब्सेंट नहीं मान के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लीजिएगा, लास्ट वन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑस्मोरेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर ही आ गया। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लेके चलेंगे। तो अब यहां पे इन्होंने क्या किया, जितना उस समय उनके पास रिसोर्सेज थे, या जो हम लोग कहेंगे कि जितने संसाधन मौजूद थे उनके पास, उन्होंने कहा नहीं, 2 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक तो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस पर आगे लिख लीजिएगा, एनिमल्स हैविंग द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाइल प्लांट्स वेरियस काइंड ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्ट दैट ऑफ द होलोजोइक। हम लोग उसको होलोफिटिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फंगाई वगैरह भी तो है, प्लांट की तरह से फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना कर रहे हैं। तो क्या किए, उसके लिए क्या कि एनी अदर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन बिसाइड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो इस तरह से 5 मेजर पॉइंट्स थे जिनके बेस पर इनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया। बाकी के लगभग काफी पॉइंट्स हम लोग कल डिस्कस कर ही चुके हैं। फिलहाल हम लोग लौट करके आते हैं अपना क्लासिफिकेशन पर, जहां हमें थोड़ी सी आउटलाइन लेकर के चल रही है। अच्छा, यहाँ पर चाहे 2-3 पॉइंट्स और नोट कर लें फटाफट। ड्रॉबैक्स ऑफ द लीनियर सिस्टम,
ड्रॉबैक्स ऑफ द, उसकी कमियां क्या थी? तो 3 मेजर कमियां हैं, नोट करें। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ वर केप्ट इन प्लांटिंग, दोनों को प्लांट्स में रख दिया था। यानी कि अब इसके अलावा भी बाद में कई वर्कर्स आएंगे, वो भी उसको जो है प्लांट्स में मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि सेल वॉल थी। लेकिन सेल वॉल भी एक बात करेक्टर नहीं है, हम लोग न्यूक्लियस को भी लेके चलेंगे। यस। दूसरा लीजिएगा, सेलुलर नेचर, यानी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ केप्ट इन अ सेम ग्रुप। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ केप्ट इन बोथ ग्रुप्स, दोनों को दोनों ग्रुप्स में रखा था। जैसे प्लांट्स में बात करें, बहुत सारे प्लांट्स हैं ना जो यूनिसेलुलर हैं। जैसे यूनिसेलुलर प्लांट्स कौन कौन से होंगे? एल्गी होते हैं, कई सारी फंगाई होती है। फंगाई में कौन सी है? एल्गी में आपने पढ़ा ना, क्लैमाइडोमोनास है, क्लोरेला है। ओके, तो ये सारे क्या है? यूनिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। फंगाई में कौन सी है? देयर इज ओनली वन फंगाई विच इज यूनिसेलुलर इन नेचर। यस, ईस्ट। ओके, सैक्रोमाइसीज। बाकी इधर बात करें एनिमल्स के केस में, तो पूरा जो प्रोटोजोआ किंगडम बना हुआ था, वो पूरा किंगडम भी क्या था? क्या नाम, यूनिसेलुलर नेचर का था। बाकी सारे कैसे? मल्टी सेलुलर थे। तो तीसरा जो ग्राउंड बना वो क्या बना? सेल नेचर बना, कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बोथ वर केप्ट इन अ सेम ग्रुप। तीसरा पॉइंट लीजिए, ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ बोथ केप्ट इन सेम ग्रुप। ये समस्या कहां थी? बोथ केप्ट इन सेम किंगडम, प्लांटिंग। एनिमल्स की तो कोई समस्या थी नहीं, वहां तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। लेकिन प्लांट में बात करें तो फंगाई अलग नेचर के थे, बाकी सारे प्लांट्स अलग नेचर के थे लगभग। ओके, तो ये 3 मेजर ड्रॉबैक्स हैं। समस्या क्या आती है? कॉमन सी बात है, लेकिन जब ऑप्शन दे देता है आपको तो वहां कंफ्यूजन आता है कि कौन सा हमने छोड़ना है। इनके अलावा कोई और दे रखा है तो उसको उनसे कंसिडर नहीं किया होता। ओके, चलिए अभी फिलहाल हमें थोड़ा सा, कल हम लोग लीनियस के बारे में बताया था, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपने कि लीनियस का जो सिस्टम था उसको न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन कहते हैं। न्यूमेरिकल सिस्टम क्यों कहते हैं, या उसको हम लोग वो भी बोलते हैं, स्टेमन्स के लिए बात की थी ना, तो एंड्रोजेनिक बोलते हैं शायद वो, एंड्रोजेनिक सिस्टम, मतलब मेल कैरेक्टर्स जो थे उसी पे फोकस किया था खाली। ओके, फिलहाल 24 क्लासेस में बांटा था। 23 जो थी फ्लावरिंग प्लांट्स की थी, मतलब जिनमें फ्लावर्स था, बाकी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की थी एक। ओके, इसको नाम दिया था क्रिप्टोगैमिया। इसके बाद में जो अगला सिस्टम आते हैं उसमें मेजरली हमें जो समराइज करना है वो लेके चलना है। अरस्तु वाला सिस्टम मालूम ही है, उसमें ज्यादा बताना नहीं है। कोई 2 में डिवाइड कर दिया था, एनीमिया और इनीमिया में। तो उसका बेस क्या था? कलर ऑफ द ब्लड था। एनीमिया में क्या लिया था हमने? एनीमिया, जिसमें हमने लिया था जिनका कलर का ब्लड जो था नॉन रेड था, और इनीमिया जिनका रेड था। ओके, खैर ऐसे थियोफ्रास्टस का सिस्टम था। फिलहाल हम जो आते हैं वापस लौट करके, वी आर कमिंग टू द पोस्ट-वार्ड एंड टिप्पो। मैं जानबूझ के इसको पहले बता रहा हूँ, कारण ये है कि हमें इसके बाद में जो शुरू करना है मोनेरा शुरू करना है, और मोनेरा का बेस जो है प्लांट से बन करके चलेगा। क्लियर? ओसवाल एंड टिप्पो का जो सिस्टम था, बेसिकली इन्होंने किंगडम प्लांटी को डिवाइड किया। ओके, बाकी ये जो सिस्टम था ये कैसा था? इट वाज प्योरली फाइलोजेनिक सिस्टम। ठीक है, बेंथम एंड हुकर में बहुत ज्यादा नहीं समझना, बस इतना समझना है कि जिम्नोस्पर्म और उसके बीच में रख दिया था दोनों को। बाकी अलग बात है, डाइकोट को फिर डिवाइड किया था, थैल्मोफ्लोराइड, कैल्सीफ्लोराइड, इसकी फ्लोराइड में इस तरह करके। यहां हम जो बात कर रहे थे, पहले इसका मैं फ्लो डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद में एक करके एक्सप्लेन कर लेंगे उसको। नॉर्मली पहले इसको जो डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो। क्या पहला जो कैरेक्टर था एम्ब्रियो के बेस पे लेकर के चले, इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। हमें टैक्सॉन से मतलब नहीं कौन सा टैक्सॉन था, किंगडम था, डिवीजन था, क्लास थी, हमें कोई मतलब नहीं क्लास। ठीक है, इट वाज थैलोफाइटा। ठीक है ना,
नाम से क्लियर है, थैलोफाइटा। सिंपली इसके अंदर नो एम्ब्रियो, अपना देयर इज नो एम्ब्रियो। ओके, दूसरी बात, प्लांट बॉडी जो थी इट वाज थैलस लाइक, थैलस लाइक। ओके, मीन्स नो रूट, स्टेम, लीव्स, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं था। कि केवल तीन कैरेक्टर में मैं फोकस करना है उसका। ओके, अब इसके अंदर जो मेजर ग्रुप रखे थे उसने सबसे पहले जो लिया था वो लिया था बैक्टीरिया को। यस, बैक्टीरिया को जो नाम दिया इसने, उसको नाम दिया साइजोमाइसीटीज। यस, बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल आ गए। प्रोकैरियोट्स को बेसिकली इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो एक तो प्योर बैक्टीरिया जो रहे उसको रखा है यहाँ पर। दूसरा जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे उनको रखा था इसने साइनोफाइटा में। इट वाज इन साइनोफाइटा, फाइटा का लो, फाइसिन का लो, जो भी रहा हो। बेसिकली इट वाज द ग्रुप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा, यानी कि वास्तव में क्या थे, एल्गा थे। माने सीधी सी बात ये हुई कि ये प्रोकैरियोटिक नेचर के रहे। ओके, बाकी इसका मेजर एम्फेसिस जो था वो था ओवर द एल्गी। एल्गी को कुल मिलाकर के 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। यस, जब एल्गी डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी बात में बताएंगे। यानी कि इसमें और क्या थी, यूकैरियोटिक एल्गी के ग्रुप से बहुत सारे। यस, जैसे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ट्राइसोफाइसी। ओके, ऐसे करके आपका और भी कई सारे ग्रुप आ जाएंगे उसके डायटम्स वगैरह के। तो मतलब यूकैरियोटिक एल्गी क्लासेस थे। इसके बाद में इसके अंदर ही इसने क्या रखा, फंगाई को भी रखा। ओके, फंगाई को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोटिक फंगाई और यूकैरियोटिक फंगाई। प्रोकैरियोटिक फंगाई जैसे, प्रोकैरियोटिक फंगाई के नाम बताइए किसी का। यू हैव स्टडीड अबाउट एक्टिनोमाइसीटीज, मालूम है ना, बहुत जरूरी है। आगे जाकर के पूरा का पूरा मेडिकल साइंस इसी के ऊपर बेस्ड है। सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। यस, उसके अलावा सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक जो मिलती है वो इसी ग्रुप से मिलती है, एक्टिनोमाइसीटीज से। ओके, रेमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो सब इसी से मिलकर के चलेंगी। और ये सारी ब्रॉड, क्लियर है ना। नियोस्पिन करके आता है ट्यूब, जो नियोमाइसिन करके नाम उसका। ठीक है ना, देखते हो घरों में अक्सर जो दवाई सर्जरी वगैरह के बाद में देते हैं छोटा ट्यूब, नियोमाइसिन, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए। खैर छोड़ो, तो मैंने बताया ये क्या थी, ये प्रोकैरियोटिक फंगाई थी। बाकी जो थे यूकैरियोटिक फंगाई में थे यूमाइकोटा, और यूमाइकोटा को फिर से इसने जो है 4 में डिवाइड कर दिया था। नॉर्मली कौन कौन से थे, फाइकोमाइसीटीज, बैसिडियोमाइसीटीज, ड्यूट्रोमाइसीटीज और लास्ट में फाइकोमाइसीटीज लिख लेते हैं। इट वाज फाइकोमाइसीटीज, सेकंड वन इट वाज द एस्कोमाइसीटीज, थर्ड वन इट वाज द बैसिडियोमाइसीटीज एंड फोर्थ वन इज वाज द ड्यूट्रोमाइसीटीज। ऐसे ही ना, जिसको फंगाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं। तो ये 4 मेजर जो थे यूकैरियोटिक फंगाई के ग्रुप से। अगला जो लास्ट ग्रुप है इसके अंदर उसने लाइकेंस को भी ले लिया था। ठीक है ना, लाइकेंस को भी इसी ग्रुप के अंदर रख लेंगे। लाइकेंस मालूम है ना, वो आप लोग इसको लिचेंस बोलते हैं, अलग बात है, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। खैर जो भी है, लिचेंस या लाइकेंस जो थे वो भी इसी ग्रुप में रखते थे। यानी कुल मिलाकर के सारे क्या थे, थैलोफाइट्स थे। ठीक है, दूसरा जो मेजर ग्रुप रखा उसका नाम रख दिया उन्होंने क्या, एम्ब्रियोफाइटा। क्या दिया, इट वाज एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा नाम से क्लियर हो रहा है कि जो इसमें नहीं था वो कैरेक्टर इसमें हो सकता था। जैसे खास बात, पहला वो लेकर कैरेक्टर, पहले हम उस कैरेक्टर को लेकर के चलेंगे विच इज विदाउट एक्सेप्शन। हम कभी भी इस वाले कैरेक्टर को पहले नहीं लेंगे, यही लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर थैलोज लाइक प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइट्स। ओके, तो यहाँ पहला जो कैरेक्टर था नंबर 1 एम्ब्रियो।
प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट। यस, बाकी हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी जो रूट, स्टेम एंड लीव्स हैं, स्टेम, लीव्स में प्रेजेंट हो सकता है, यस मोस्टली होती है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जिनके अंदर नॉर्मली नहीं। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। इस एम्ब्रियोफाइटा को फर्दर इन्होंने डिवाइड कर दिया दो ग्रुप्स में, किस बेस पर कि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू बने हैं कि नहीं। ठीक है ना, चलिए फटाफट करते हैं। यहां हमने बात की कि इनको जो फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, पढ़ा है ना आपने जाइलोफ्लोएम। ओके, यहां लेके चलते हैं। एक ग्रुप रखा है इन्होंने, डिवीजन था ब्रायोफाइटा, ऐसे है। तो ब्रायोफाइटा जो ग्रुप था इसके अंदर, अब यहां बात करेंगे एम्ब्रियो तो होगा ही सबके अंदर, बट दे डज नॉट हैविंग नो रूट, स्टेम एंड लीव्स, नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर कोई वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं था। यस, फर्दर हमने ब्रायोफाइटा को तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से? तीन मेजर क्लासेस होंगी। इट वाज हेपेटिसी, सही बात है, आज आपकी बात नहीं काटेंगे, जिसको हम लोग लीवर वर्ड भी कहते हैं। ओके, दूसरा जो था इट वाज एंथोसिरोटी, यस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्मोन वर्ड। यस, और तीसरा जो ग्रुप था इट वाज मसाई, जिसके अंदर हम लोग लेते हैं मॉसिस। ठीक है, सो रिमेंबर, अब यहां पर बात समझ लीजिएगा, ये बहुत परेशान करता है आपको, बिकॉज आगे जब उसको डिटेल में बताएंगे आपको, तो देयर आर फ्यू एल्गी, यस, फ्यू लाइकेन्स which end with the name of moss, क्लियर है, जिनके नाम के आगे मॉस लगा हुआ है, बट एक्चुअली दे आर द ब्रायोफाइट्स। रेंडियर मॉस नाम सुना है आपने? ओके, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे आप लोग, क्लेडोनिया रेंजिफेरा, ऐसे करके आइसलैंड मॉस, कई सारे मॉस हैं जिनके आगे नाम के आगे लगा हुआ है, बट दे आर नॉट द ब्रायोफाइट्स। ट्रू मॉसेस आर द मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ओके, ऐसे करके आगे पढ़ेंगे। क्लब मॉस टेरिडोफाइटा में है, टेरिडोफाइट नाम के आगे लगा दिया मॉस, अलग बात है। ऐसे करके पहले आता था एनिमल्स के लिए, अभी आपके टाइम में ऑब्वियसली नो डाउट कि सिलेबस थोड़ा सा टफ हो गया है क्योंकि एडवांस पोर्शन बढ़ गया है। यस, हमारे टाइम में आता था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश, गोल्ड फिश, सिल्वर फिश, ओके, कटल फिश, या एक और फिश दे दिया, तो इनमें से नाम के आगे तो फिश लगा हुआ है, बट विच इज नॉट अ ट्रू फिश और विच इज ओनली अ ट्रू फिश, सॉरी उल्टा मैंने बोला, इनमें से वास्तविक मछली कौन सी है? सिंपल, गोल्ड फिश फिश होती है, सिल्वर फिश फिश नहीं होती। समझ आए ना बात को? चलिए चलिए, ऐसे करके बहुत सारे आएंगे। अगले जो मैंने बताया आपको कि दूसरा जो ग्रुप रखा है इसका, इसको नाम दिया था, इट वाज द ट्रैकियोफाइटा। यस, ट्रैकियोफाइटा नाम से पता लग रहा है, यानी इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज हैं। पहला करेक्टर, दे हैविंग वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर जरूर होगा। दूसरी बात, इसकी जो प्लांट बॉडी है, इट इज डिफरेंशिएट इनटू द ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, इन तीन पार्ट्स में नॉर्मली बटा हुआ होगा प्लांट का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया दो ग्रुप्स में। कौन कौन से? इट वाज ये टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यस, और दूसरा वाला जो नाम रखा, इसको नाम दिया इन्होंने फिनेरोगेम्स। यस, अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो नया टर्म आया फिनेरोगेम्स, फिनेरो ये था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सीड, नीड कर। तो इनके अंदर नॉर्मल सीड वगैरह नहीं बने थे, इनके अंदर बने थे। रिमेंबर, ये पूरे ग्रुप को, सॉरी इससे पहले मैंने जितने भी ग्रुप बात की आपसे, टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, या कुछ और ऑर्थोलोफाइटा, इन सबको मिला के हम लोग नॉर्मली क्रिप्टोगेम्स क्या देते हैं? क्या कहते हैं? ओके, अब क्रिप्टोगेम में भी बदमाशी है।
इसको हम लोग वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कह देते हैं। क्या कहते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। ओके, जबकि इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। क्लियर है ना? अच्छा, आगे चलते हैं। तो टेरिडोफाइटा में मैंने बताया था, वैसे तो होता है टेरॉन। टेरॉन मींस विंग लाइक स्ट्रक्चर, फेदर लाइक स्ट्रक्चर। जो इसकी पत्तियां थी बड़ी बड़ी फॉन्ट्स थे और छोटे भी होती थी, लेकिन नॉर्मली जो है वो विंग लाइक स्ट्रक्चर्स थी। कॉमनली इनको फर्न कहते हैं हम लोग, ठीक है ना? वैसे इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे। मेजर जो थे इसमें हम लोग क्लब माउस के लिए मेजर ग्रुप्स आते हैं, इनको हम लोग लेके चलते हैं। इट इज क्लब माउस, इसके अंदर हॉर्स टेल, और लास्ट में जो बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? फर्न। ओके, चलिए आगे बात करते हैं फिनेरोगेम्स की। तो फिनेरोगेम्स मींस सीड बियरिंग प्लांट्स। एक्चुअली दे इसके अंदर क्या मैं बताया आपको ना, सीड जो होंगे इसके अंदर क्या होंगे? एब्सेंट। ठीक है, सीड हैबिट यहां शुरू हो जाएगी, लेकिन वास्तविक जो सीड्स बनेंगे वो फिनेरोगेम्स में होंगे। फिनेरोगेम्स को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया दो ग्रुप्स में। कौन कौन से? अब यहां पर याद रखिएगा, इसका जो बेस था वो कई सारे बेसेस लेके चले। जैसे हमने वैसे तो बात करेंगे इसमें किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। लेकिन जब फ्लावर है तो अल्टीमेटली उसके अंदर ओवरी की बात करेंगे हम लोग। ओवरी है तो हम इसके अंदर ओव्यूल की भी बात, वो उसके क्या है, फ्रूट के बारे में बात करेंगे। मालूम है ना, द राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ओके, तो इन तीनों कैरेक्टर्स के बेस पर हमने फिनेरोगेम्स को डिवाइड किया। प्राइम जो रहेगा वो फ्लावर ही रहेगा। क्लियर? तो दो में आ जाएगा कौन कौन से? यस, इट वाज जिम्नोस्पर्म एंड हियर इट वाज एंजियोस्पर्म। क्लियर है? अब ये जो जिम्नोस्पर्म थे, नाम से क्लियर हो रहा है, जिम्नो मींस नेक्ड, स्पर्म माने सीड। इसको नॉर्मली हम लोग स्पर्मेटोफाइटा भी बोल देते हैं। इसको एक और नाम लिखते हैं, इट इज स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा। ओके, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर नॉर्मली आपने बताया कि ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या थी? एब्सेंट थी, सीधी सी बात, यानी नेक्ड सीड प्लांट्स हैं। इसके अंदर तीन मेजर ग्रुप्स आते हैं। इट इज कौन से? साइकेड्स यानी साइकस जैसे प्लांट्स, दूसरे कॉनिफर्स, ओके, और इसके बाद में जो लास्ट ग्रुप जाएगा इसको हम लोग नीटम या इफेड्रा बोल देंगे। ओके, उसका ग्रुप आ जाएगा। मोस्ट एडवांस ग्रुप इन द जिम्नोस्पर्म दैट इज द नीटेल्स या इफेड्रेस, जो भी बोलेंगे उसको। क्लियर हुआ? यहां बात करें एंजियोस्पर्म, जब ये कैरेक्टर यहां एब्सेंट थे तो क्या हुआ? सारे कैरेक्टर्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग? इन एंजियोस्पर्म को फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसमें इवोल्यूशनरी सीक्वेंस का जरूर याद रखना है। मैं जो ग्रुप बना रहा हूं उसमें कोई भी ग्रुप को हम लोग चेंज वेंज नहीं करेंगे। यहां क्या किए? एंजियोस्पर्म में पहले जो लेके चलेंगे हम लोग डाइकॉट्स को लेके चलेंगे। डाइकोटिलिडन्स पूरा नाम है, शॉर्ट में डाइकॉट लिख देते हैं। ऐसे यहां लेके चले, इट विल कॉल एज मोनोकॉट। यस, डाइकॉट नाम से मालूम है बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। हम लोग लीफ का कैरेक्टर ले सकते हैं, हम लोग फ्लावर का कैरेक्टर ले सकते हैं, हम लोग सीड का कैरेक्टर ले सकते हैं। ओके, बाकी उसके कुछ और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम लोग उनको डाइकॉट में ले लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है? यहां बात करते हैं क्योंकि हमें एडवांसनेस की तरफ आना है, हमें यहाँ पर फाइलोजेनी का सीक्वेंस देखना है। यहां पर हम लोग बात करें जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट में सबसे लेटेस्ट ग्रुप जो बनता है दैट इज ऑफ ग्रासेस। कौन सा है? यस, तो सबसे एडवांस प्लांट अगर कोई है तो वो कौन से हैं? ग्रासेस हैं। ये यहां भी पढ़ेंगे, यहां इसके बाद में बताऊंगा जब प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तब आपसे बात करेंगे, तब भी आप पढ़ेंगे कि C4 प्लांट्स आर द मोस्ट एडवांस प्लांट एज पर द प्रेजेंट जनरेशन। ओके, तो ये क्या हो गए? ग्रासेस हो गए। और ग्रासेस में भी हम लोग बात करते हैं नॉर्मली जो ग्रुप्स हैं। ओके, चलिए इसको चाहे तो आप फटाफट नोट कर लीजिए। तो इसी तरह से हम लोग समराइज करना चाहेंगे एनिमल्स का भी। ओके, हाँ, मैं क्या बता रहा था कि यहां पर हमें फोकस करना है इवोल्यूशनरी सीक्वेंस पर। तो आप बात करेंगे कि सबसे पहले जो डेवलप हुए होंगे वो कौन रहे होंगे? हेलोफाइट्स, ऐसे है ना? और इससे भी पहले अगर हम लोग बात करें तो क्या जाएंगे? प्रोकैरियोट्स हैं, जिनको बाद में आपने मोनेरा में रख दिया होगा, ऐसे है ना?
थैलोफाइट्स के बाद में जो मेजर ग्रुप बना आपका दैट वाज द ब्रायोफाइटा। ओके, इसके बाद में जो मेजर ग्रुप बना इट वाज द टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट के बाद में अगला जो ग्रुप बना इट वाज द जिम्नोस्पर्म। ओके, देन एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में भी कौन, मोनोकॉट। मोनोकॉट में भी बात करें हम लोग ग्रासेस। ओके, तो ये इनका क्या है, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। क्लियर हुआ तक? एनिमल्स में बात करें, अच्छा देखिए एक और है जो मैं आपको यूनिट नंबर 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यस 7 में हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। तब मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बता के चलेंगे। तो जब मैं या जिसको भी लेक्चर अलॉट होगा तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग लेके चलेंगे कि पैरेलल है, व्यवस्थाएं बदलती रहती है। वो बोलते हैं ना कि नथिंग इज इमॉर्टल, दुनिया में कुछ भी चीज, हर चीज नश्वर है, मतलब खत्म हो जाती है, नई चीज आकर के डेवलप होती है। तो चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो चाहे प्लांट स्पीशीज हो, ऐसी तो है। यहाँ पैरेलल लेकर के चलते हैं। जैसे मैं अभी वैसे बताना चाहूंगा आपको, अलग से डिटेल में बात करेंगे। ग्रासेस डेवलप्स विद द प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जब से डेवलप होने शुरू हुए, ह्यूमन के साथ में लेके चले, तो क्या हुआ, प्राइमेट्स मालूम है ना, सबसे एडवांस ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम जो हम लोग बात करेंगे वो कौन सा है आपका, ऑर्डर प्राइमेट्स, जिसके अंदर कौन आते हैं, 3 ग्रुप्स आते हैं। कौन कौन से, मैन, एप, मंकी। बात क्लियर है ना, मेजरली उन्हीं को लेके चलते हैं। और उनमें भी सबसे लास्ट में मैंने उल्टा बोल दिया, हमें जो बोलना चाहिए था मंकी, एप एंड मैन, ऐसे बोलना चाहिए था। ओके, तो सबसे लास्ट में सबसे एडवांस कौन है, आप लोग, मतलब हम लोग, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि सर ने आपको एनिमल से अलग रखना है, मैं भी एनिमल, आप भी एनिमल, सब एनिमल्स हैं। ओके, अच्छा ऐसी करके मैं बात कर रहा था कि इससे पहले जो ग्रुप्स बने, जैसे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ हम लोग लेके चलेंगे, सॉरी यहाँ ग्रासेस हो गए। मोनोकॉट्स के साथ में लेके चलेंगे क्लास मैमेलिया, पूरी क्लास मैमेलिया जो डेवलप हुई इनके पैरेलल में हुई, लगभग इनके साथ साथ हुई। ओके, ऐसे हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म जो डेवलप हुई ये कॉर्डेट्स के साथ में डेवलप हुई। ओके, सॉरी मैमल्स से पहले हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर मैमल्स डेवलप होने शुरू हो गए। जिम्नोस्पर्म वाला जो पूरा टाइम था ये किसका था, जुरासिक पीरियड, डायनासोर्स, रेप्टाइल्स। ओके, तो यहां पर आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, जुरासिक पार्क वगैरह मूवी देखी है कि नहीं देखी, अभी से प्रेशर में आ गई, मूवीज देखनी चाहिए। साइंस बेस्ड जो फिक्शंस होते हैं, जो कहानियां होती हैं, चाहे वो कल्पनाएं हो या कुछ भी हो, जरूर देखना चाहिए, तो कुछ ना कुछ सीखने से मिलता है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द बॉलीवुड मूवीज, अपने हिंदी की पिक्चरों को देखने से अच्छा है कि जो इंग्लिश की मूवीज का वर्जन आता है, ओके, आप उसको देखिए, डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। मैं जब भी आपको यूनिट नंबर 7 के लिए डिस्कस करता हूँ किसी भी स्टूडेंट से, मैं उससे कहता हूँ कि जाओ पहले 1.5 घंटे की मूवी है एवोल्यूशन, उसको देखिएगा, एवोल्यूशन। ओके, अच्छी मूवी है, देखिएगा उसको, मतलब बिल्कुल साइंस के ऊपर बेस्ड है कि कैसे कैसे एवोल्यूशन रहा होगा, कैसे अमीबा बना होगा, कैसे उसके बाद में मल्टीसेलुलर एनिमल्स बने होंगे, फिर उसके बाद में कैसे निमेटोड्स वगैरह बनने शुरू हुए होंगे, उसके बाद में फिर कैसे रेप्टाइल्स बने, कौन कौन से ग्रुप्स बन करके चले, फिर आपका कॉर्डेट्स का एवोल्यूशन, जिसमें स्टोरी की मतलब बच्चों की कहानी स्टोरी है, आप भी बच्चे ही हैं अभी, तो उसी के बेस पर उन्होंने उसको जो है पिक्चराइजेशन किया हुआ है। ओके, गेटिंग बोर्ड, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ मैंने बताया आपको रेप्टाइल्स के साथ रहा होगा। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी पर्टिकुलरली रेप्टाइल्स में हम लोग बात करेंगे मोस्ट एडवांस रेप्टाइल्स, दैट वाज द डायनासोर्स ऑफ देयर ओन टाइम। इनिशियली रेप्टाइल जो थे वो यहाँ से शुरू हो गए थे, याद रखना, इसलिए इनको भी हम लोग रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम आर टेरिडोफाइट्स। 2 रीजन है, एक तो ये उसके साथ में डेवलप हुए थे, दूसरा ये कि इनकी भी क्रोलिंग हैबिट होती है नॉर्मली, सिर्सिनेट कॉइलिंग, इस तरह से ग्रो करना लगातार जमीन पर रेगनेट करके। ओके, दूसरा बात किया हमने ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स किसके साथ डेवलप हुए, एम्फीबिया के साथ। एम्फीबिया मतलब फ्रॉग वगैरह जो रहे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। किसको, ब्रायोफाइट्स को। तो उसके 2 रीजन हैं, एक तो ये इवोल्यूशन में ये लगभग उसके आसपास ही डेवलप हुए, दूसरी मेजर जो चीज है वो ये है कि इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी चाहिए, दोनों कंडीशन, मतलब इनको सर्वाइव करने के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दोनों चीज चाहिए, पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए। ऐसी फ्रॉग के साथ में अब तक वो आपको पढ़ता है कि नहीं सर ये पानी में भी रह लेता, उसमें रह लेता से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है लाइफ साइकिल कंप्लीट कैसे होगी। और लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर दे, उसके बाद में उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, रहे तो गुड, नहीं रहे तो वेरी गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे ना, उससे पहले उसकी लाइफ कंप्लीट नहीं है।
तो रिप्रोडक्शन के लिए आपको मालूम है रेप्टाइल्स में, उसमें एम्फीबियंस में एक्वाटिक मीडियम चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, पानी से बाहर होगा, बॉडी से बाहर होगा, और स्पर्म जो है उनको मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एक्वाटिक मीडियम यानी पानी चाहिए होता है। वही कंडीशन यहाँ पर है। इनको भी क्या है, इनके जो मेल गैमेट्स होते हैं मोटाइल होते हैं, और मोटाइल गैमेट्स को मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। ओके, बिना उसके इनमें आगे वाला प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। यस, चलिए, दिस इज होल अबाउट द समरी ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन एज प्रपोज्ड बाय द ओसवाल एंड द टिप्पो। चलिए आगे लेके चलते हैं फटाफट। ऐसे हम लोग एनिमल्स को ले लेते हैं। अभी टाइम कितना है? 3:40 हो गए जल्दी। चलिए फटाफट लेते हैं उसको। डन। एनिमल्स में मैंने बताया था आपको जो मेजर ग्रुप लेके चलते हैं वो लेके चलेंगे किसका, ये चलो बाद में शुरू कर लीजिए, कितना एनिमल लेंगे तभी बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से रिलेटेड को क्वेश्चन बता दो, क्योंकि अभी लगभग 10-15 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। अगले वाला तो फिर हम लोग कल से क्या है, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी, क्या आई थिंक कल तो शायद ब्रेक रहेगी, क्रिसमस है। कल होगी क्लास? नहीं होगी ना, कोई दिक्कत नहीं, शायद मंडे में होगी। अब मंडे में डेफिनेटली आपको पढ़ के आएगी, बड़ा मजा आएगा। मुनेरा मतलब बैक्टीरिया को अच्छी तरह पढ़ करके आएगा, और बैक्टीरिया में भी स्पेशली हम लोग शुरू करेंगे बीजीए से। बीजीए मतलब साइनोबैक्टीरिया जो, ओके। सो इफ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स सो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं, यहाँ क्लासिफिकेशन हुआ, क्या हुआ, सवाल पूछिए, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, और नहीं तो फिर इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। मैडम ख्याल देखो बाहर हूँ। अभी सर आए हो कि आप चाहें तो बात कर सकते थे। ये अभी आए थे ना सर, अभी जो सर आए थे आप ही हैं, मिस्टर संदीप कुमार सिंह, जो डायरेक्टर हैं इस प्लानिंग के, ओके, डिप्टी डायरेक्टर है लेडी। तो आप जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट है आपकी, वो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। वो जैसा फिर आगे के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे उस हिसाब से। चलिए, मैं कल आपको बताया था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इंडिया। हाँ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी